माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। गाइस आज हम लोग सीएमए फाइनल का पेपर सीएफआर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, जिसमें हम लोग आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। ये वाला चैप्टर जो है, ये इसमें हर साल आठ आठ नंबर तक का क्वेश्चन आता ही है, और कभी कभी इसमें से शॉर्ट नोट भी आता है गाइस। ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर को एकदम अच्छे से जल्दी जल्दी करेंगे, और हमेशा की तरह मैं आपको इस चैप्टर को पूरा याद करा दूंगी, ये मैं श्योर करती हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस देखो, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट है एक्सबीआरएल का। एक्सबीआरएल जो स्टैंड करता है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ठीक है गाइस, ये एक ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ताकि हम लोग डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग कर सकें। गाइस इसका ये ना मतलब कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये खुद एक लैंग्वेज है, जो कि ना एक हम लोग को डिजिटल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है, ताकि हम लोग उस पर रिपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये क्या है, एक लैंग्वेज है जिसमें हम अपने बिजनेस का रिपोर्टिंग करते हैं। गाइज इसका ना मतलब मैंने देखा खुद से यूज, तो काफी अच्छा होता है यार। देखो जैसे कि अपन ना, मैं आपको एकदम थोड़ा से लैंग्वेज में समझा देती हूँ, लेमन लैंग्वेज में, फिर अपन इसमें कंटेंट में चलेंगे। गाइस देखो, जैसे कि ना हम जब अपन रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो वो पीडीएफ फॉर्म में होती है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और उसकी एमबीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब अपन उसको एक्सबीआरएल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसकी एमबीज एकदम एकदम कम हो जाती है, मतलब केबीज में चले जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद वो जो मतलब जब कन्वर्ट होता है ना, तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज में चले जाता है, और बाद में जब अपन उसको ओपन करते हैं ना, तो वापस वो हमारे अपने वाले फॉर्मेट में आ जाता है। तो मेनली ना ये क्या करता है कि हर चीज़ को ना एकदम छोटे रूप में स्टोर करता है, और फिर ट्रांसपोर्ट करके फिर वहां पर ले जाके उसको अनपैक कर देता है। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि ये अगर आपका समझ लो कि कुछ सामान मंगाया आप अमेजोन से। ठीक है, तो ये आपका पूरा सामान हुआ, बड़ा सा है। अमेजोन वाले खुद इतना अच्छा पैक करते वो चीज़ को कि वो इतनू सा हो जाएगा, और उसके फिर जब खुलेगा ना, तो वापस वो इतना बड़ा मिलेगा आपको। तो एक्सबीआरएल ने ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है आपके सामान के लिए। ये एक लैंग्वेज है, मतलब कह सकते हैं लैंग्वेज है, जो कि ना आपको रिपोर्टिंग में हेल्प करती है। क्योंकि गाइज अपन को रिपोर्ट वगैरह संभाल के रखनी पड़ती है ना, अपन को गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है गाइज, अपने स्टेक होल्डर देखते हैं, तो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट आया है हमारे में, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम लोग कंटेंट पढ़ लेते हैं, और आपको लर्न करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे याद है। ठीक है, एक्सबीआरएल जो होता है वो एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज होता है, जो कि ओपन एक स्टैंडर्ड है डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है गाइस, ये एक लैंग्वेज है जो कि स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है हम लोग को कम्युनिकेट करने के लिए बिटवीन बिजनेस एंड इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से अपन बिजनेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं इस लैंग्वेज से। आई होप आपको मेरे एग्जाम्पल से याद आएगा। ठीक है, इसका बेसिक आइडिया क्या है कि जो एक्सबीआरएल होता है ना, वो एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होता है, न्यूमेरिकल आइटम्स होता है, जो कि ना इस तरीके से डिजाइन रहता है कि हर आइटम जो रहता है ना आपका, उसको ना एक एक टैग नंबर मिलता है। जैसे कि आप कॉन्टेस्ट में जाते हैं, समझ लो कि ड्राइंग कंपटीशन हुआ, डांस कंपटीशन हुआ, कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ, तो उसमें सब आपको टैग नंबर दे देते हैं। टैग नंबर क्यों देते हैं? ताकि अपन कंपेयर कर सकें। जो जज होते हैं उन लोग इंडिपेंडेंटली कंपेयर करके सारे कंटेस्टेंट को एक चूज कर पाए कि बेस्ट कौन है। ठीक है, तो वैसे ही जब अपन सारे इतनी सारी कंट्री, हमारी कंट्री में इतनी सारी बिजनेसेस है, सब रिपोर्ट भेजते हैं, तो सारे रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग रहेगा। सब लोग अलग अलग टेक्सोनॉमी यूज करते हैं। टेक्सोनॉमी मतलब नाम, टैक्स से रिलेशन नहीं इनका। टेक्सोनॉमी मतलब नाम। जैसे कि मैं जैसे कि बहुत सारे होते हैं, जैसे डेटर को ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, है ना, और भी नाम्स होते हैं। ठीक है, नाम होते हैं, रिसीवेबल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो या फिर अपन करंट एसेट्स बोल देते हैं। तो ऐसे अलग अलग बिजनेस अलग अलग टर्म्स यूज करता है, तो कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। तो ये जो बिजनेस लैंग्वेज है ना, ये बहुत मस्त है। ये क्या करेगी, आपको एक टैग दे देगी। आपको ये जैसे कि अगर आपका डेटर है, डेटर से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसका एक टैग है, उसमें आप सब चीज़ को डाल दो। ठीक है, तो जैसे ना इसका फॉर्मेट कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे ये आपकी शीट है ना, तो यहाँ पर ना आपका जैसे बैलेंस शीट है, समझ लो ये असेट हुआ, असेट में करंट असेट हुआ, तो यहाँ डेटर रहेगा ना, तो ये डेटर वगैरह सब लिखे रहता है, इसमें फॉर्मेट रहता है पूरा, और यहाँ अमाउंट कॉलम रहता है आपका। आपको बस ना ये आपका वो है, समझ लीजिए ट्रायल बैलेंस है, और उसमें से आपको उठा के अगर इसमें डालना है, तो बस आपको जो अमाउंट है ना उसको यहाँ पे डालना है। बाकी आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते इस चीज़ों को। ये टेक्सोनॉमी मतलब ये अपना ना टैग है, वो टैग इसको अलॉटेड है। ये टैग जो रहेगा ना, इस टैग को आप चेंज नहीं कर सकते, इसको फिक्स कर दिया गया है। क्यों करे? ताकि सबका सेम रहे, यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए। गाइस मैं आपको आगे आगे का भी बहुत सारी चीज बता दी हूँ, बट आपको हेल्प होगा करके मैं अभी से आपको बताती हूँ। ठीक है, ये यहाँ हिस्ट्री वगैरह में पूरा मैंने यही लिखा है जो मैं आपको अभी हिंदी में बताई हूँ। ठीक है गाइस,
तो मैं आपको सेकंड पैराग्राफ बता रही थी कि जो बेसिक आइडिया ना XBRL का, वो क्या है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ना ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट न्यूमेरिकल आइटम को यूनिकली इलेक्ट्रॉनिक टैग देता है वो, ठीक है। और फिर इट इज नॉट जस्ट द डाटा और टेक्स्ट और फ्लोट अराउंड दिस इंडिविजुअल आइटम मूव अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक डाटा। और अगर इनको मूव करना होगा ना तो ये अपने टैग के साथ मूव करते हैं। आप जहां भेजोगे अपने टैग के साथ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप फैशन शो में गए हो और आप वहां पे एक पार्टिसिपेंट हो और आपको एक टैग दिया गया, तो आप अपने ड्रेस में लगा लोगे टैग को। अब आप जहां जाओगे आपके साथ टैग जाएगा ना, वैसे ही XBRL में जो टैग्स दे देते हैं वो टैग्स उनके साथ ही जाते हैं वो जहां जाते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर ये वही मैं आपको जो बताई वो सब दिया रहेगा इसमें। इसमें आप अपने से पढ़ लीजिएगा, जो मैं आपको बताई वही पॉइंट्स है सारे, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा कि जो XBRL है ना वो मल्टीपर्पस यूज आता है। जैसे कि अकाउंटिंग में भी हेल्प करेगा आपको, आपको इंटरनल रिपोर्टिंग करना है उसमें भी हेल्प करेगा, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अब मीनिंग, अब थोड़ा अपना उसके ओरिएंटेड पढ़ लेते हैं अपन। एग्जाम में आ जाएगा व्हाट इज XBRL, एंड फिर उसके उसका आप बताइए मिथ क्यों है या वट एवर, कुछ भी पूछ दिया XBRL व्हाट इज XBRL के आगे कुछ पूछेगा तो XBRL तो लिखना पड़ेगा ना क्या होता है, तो उसको लर्न करना पड़ेगा तब तो लिखोगे। तो समझ तो गए हो आप, अब मैं लर्न करा देती हूँ, ठीक है। तो XBRL इज अ लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ अ बिजनेस एंड फाइनेंशियल डाटा विच इज इन्वॉल्विंग द बिजनेस रिपोर्टिंग अराउंड द वर्ल्ड। रिवॉल्विंग बिजनेस रिपोर्टिंग अराउंड द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में या कोई देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये, ठीक है। और इसमें टर्मिनोलॉजीज है बहुत सारी जिसका अपन को मतलब समझना होगा। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, आखिर इसका मतलब होता क्या है ये भी तो पता रहेगा तब तो अपन को। जब तक यार एक बिल्डिंग अपने घर में, जब अपन घर बनाते हैं तो उसके पहले नींव बिछाते हैं ऐसे ऐसे करके, उसके ऊपर फिर घर बनता है, ठीक है गाइस। तो ये जब तक आपका क्लियर नहीं रहेगा ना बेस, तब तक आप ना अच्छे से ना समझ ही नहीं पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे चीजों को। तो मैं अभी अभी आपका बेस स्ट्रॉन्ग करूंगी, फिर अपन मस्त से घर बनाएंगे उसके ऊपर, ठीक है गाइस। तो देखो सबसे पहले जो XBRL है मैं वो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस कराता है ये अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है गाइस। और क्या लिखोगे यहाँ का जो अपन लर्न के थे वो लिखना स्टार्टिंग का। XBRL जो वो स्टैंड करता है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, और ये ओपन स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस रिपोर्टिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और ये बिजनेस और इंटरनेट में कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है गाइस, ये लिखना। उसके बाद फिर अपन आप लिखना कि एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्स का एप्लीकेशन है ना वो आप अपने अकॉर्डिंगली, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली आप उसको ना एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको जितना एक्सटेंड चाहिए उतना कर सकते हो, ठीक है। इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। अगर MCQs में आ गया कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है तो आप बताना कि एक्सटेंसिबल होना ही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये बिजनेस ओरिएंटेड चीजें करता है, जिसका जितना बिजनेस वो उसके हिसाब से एक्सटेंशन कर सकता है उसको। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंपनी हो, ठीक है, आप नॉर्मल सी कोई भी कंपनी हो और रिलायंस है, तो ऐसा नहीं कि वो XBRL रख रहा है तो आप नहीं रख सकते। रिलायंस तो इतना बड़ा है, टाटा इतना बड़ा है, वो भी XBRL रख सकते हैं, आप भी XBRL रख सकते हो, टाटा भी XBRL रख सकते हैं, हर कोई रख सकता है। हर कोई अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। और ये दोनों के रीडेबल रहता है। इसका एक और फायदा ये है कि ये ना जो ह्यूमन है और मशीन है, जैसे कि मैं आपको पहले बताई थी कि ऐसे ऐसे करके होता है, मैं आपको डायग्राम से समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो ये जो यहाँ पर जब वो कन्वर्ट कर रहा है इस चीज को, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज में हो जाता है, 0110 लैंग्वेज में, और फिर बाद में वापस ये ह्यूमन की रीडेबल लैंग्वेज में आ जाता है। तो दोनों को ही रीड कर सकते हैं इसमें, ठीक है गाइस। और जो टैग्स देते हैं ना, टैग्स को भी ये दोनों रीडेबल रहता है, टैग्स भी मशीन रीड कर सकता है, इसीलिए तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा ना कि कौन सा अमाउंट कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे कैसा है, ठीक है। उसके बाद फिर बिजनेस, बिजनेस क्या है? इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ रिलेवेंट टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन नोटेड इन XBRL फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट काइंड्स ऑफ एंटिटी। हर काइंड ऑफ एंटिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब करना वो उसका बिजनेस होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग, reporting joy, the intention behind the promoting the use of XBRL is to have all company report their financial statement in consolidation manner using the specified formats। तो ये जो रिपोर्टिंग वाला है ना ये क्या करता है, प्रमोट करता है यूज ऑफ XBRL को, ठीक है। और फिर उसको क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, ठीक है। फिर लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है ये एक फैमिली लैंग्वेज है, मतलब इसका फैमिली लैंग्वेज है ना ये। इसके और भी बेचारे भाई बहन है, ऐसा मत समझ लेना नहीं अकेला है, ठीक है। इसका उसके भाई बहन लोग है। मार्कअप लैंग्वेज जो थी ना ये इसकी वो थी। जैसा कि अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, XBRL पढ़ रहे हैं, तो ये जो एक्सटेंसिबल मार्केट लैंग्वेज है ना ये इसकी बहन है, समझ लो, वन ऑफ द फैमिली मेंबर है, कुछ भी मान लो, ठीक है, जो उसकी हेल्प करती है। अब हम लोग डेफिनेशन लर्न कर लेते हैं गाइस। डेफिनेशन ये है कि जो XBRL है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। लैंग्वेज काय के लिए होती है? कम्युनिकेशन के लिए होती है। और ये तो इलेक्ट्रॉनिक में, तो इलेक्ट्रॉनिकली
फॉर्म करती है रिपोर्ट्स, खासकर रिपोर्ट्स का एकदम फोकस है इसका, ठीक है। और फाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय कंपनी अंडर द एक्ट। मुझे तो याद हो गया, आपको भी हो जाना चाहिए। मैं आपके लिए फिर से रीड करती हूँ, अब आंखें बंद कीजिए आप और ध्यान से सुनना, ठीक है। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज मीन्स स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू एक्सप्रेस रिपोर्ट और फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय द कंपनी अंडर द एक्ट, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर हम लोग को शॉर्ट नोट में आता है यार कि एक्सएमएल क्या होता है, ये आ सकता है, ठीक है। तो अगर शॉर्ट नोट में एक्सएमएल आ गया तो क्या लिखोगे कि एक्सएमएल जो है वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। ये एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन। इसमें एक स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन रहता है और इसका आइडेंटिटी रहता है कि डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करे, मतलब इसका काम क्या रहेगा कि आइडेंटिफाई करे और स्ट्रक्चर करे डॉक्यूमेंट को, ठीक है। उसके बाद इसकी डिफाइन किया हुआ है, अ सेट ऑफ रूल फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्मेट दैट बोथ ह्यूमन एंड मशीन कैन रीड। सेम सेम पॉइंट्स है बहुत सारे। पहला पॉइंट ये कि मार्कअप लैंग्वेज है, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि ये आइडेंटिफाई करेगा स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट। तीसरा पॉइंट हो गया कि ये इनकोडिंग करता है डॉक्यूमेंट को ह्यूमन और मशीन यूज में, 3 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ, ये सब भी हिस्ट्री आ गया, यू कैन स्किप इट, आ गया। गाइस वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्सोनॉमी। इसके बारे में तो हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार और बता देती हूँ। टेक्सोनॉमी जो होता है ना, टेक्सोनॉमी आर रिपोर्टिंग एरिया स्पेसिफाई हायरार्की डिक्शनरीज यूज्ड बाय एक्सबीआरएल कम्युनिटी। जैसे कि यार हमारे कम्युनिटी होता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंजाबी सिंधी वट एवर और एक्सेट्रा, ठीक है। तो वैसे ही ना टेक्सोनॉमी जो है ना वो इसकी कम्युनिटी है, एक्सबीआरएल की कम्युनिटी है, ठीक है गाइस। तो फिर इनके यहाँ भी तो यार सब वर्ड्स रहेंगे, जैसे अपने में होता है दादाजी मामा जी फूफा जी, और फिर बाकी कास्ट में अलग अलग टाइप के होते हैं रिलेशंस, मासी जी नानी जी, और फिर अम्मी अब्बू अक्का, और मेरे को ज्यादा पता नहीं ना, तो आप अपना अपना फैमिली का आप याद कर लीजिएगा। तो जैसे हमारी कम्युनिटी में हम लोग हर एक लोगों को ऐसे नाम दे रखे हैं, वैसे ही एक्सबीआरएल को भी मानो ना, एक्सबीआरएल को भी एक कम्युनिटी मानो आप, ठीक है। और उनके भी तो रिश्तेदार होंगे ना, और हमारे रिश्तेदार है उनके नहीं होंगे, ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो वैसे ही उनके रिश्तेदार होते हैं, तो वो लोग अपने रिश्तेदारों को नाम देते हैं। तो जैसे हमारे घर, हम लोग के घर में जैसे पापा को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब अपने फादर को क्या बोलते हैं, पापा बोलते हैं। कोई कोई लोग डैड बोलते हैं, कोई कोई लोग अक्का नहीं, कोई कोई लोग क्या बोलते हैं वो अब्बू बोलते हैं, ठीक है। फिर कोई कोई क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं, है ना। कोई क्या बोलता है, पापा जी बोलते हैं, कुछ भी, मतलब मान अपना अपना याद कर लेना आप लोग जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो हर कोई अपना एक चीज को बहुत सारे नाम से बोलता है ना, ठीक है। मतलब ह्यूमन बींग तो एक ही है, फादर तो एक ही है, बट उनके नाम कितने सारे हैं। हर हर कम्युनिटी का अलग एक नाम है, ठीक है। वैसे ही एक्सबीआरएल जो है ना वो नहीं चाहता कि सारे लोगों का नाम, मतलब यार एक्सबीआरएल बेचारा है, उसको क्या समझेगा इतना सारा नाम, वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। आप लिखोगे डेटर, कोई लिखेगा ट्रेड रिसीवेबल्स, कोई लिखेगा रिसीवेबल्स, कोई बोलेगा बिल्स रिसीवेबल्स, कोई बोलेगा कुछ भी और ऐसे करके ऐसे कुछ भी नाम दे देगा। जैसे कि कैश देते हैं, बैंक देते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली कैश लिख देता है, कोई लिख देता है जीपे, कोई लिखता है पेटीएम, कोई लिखता है फोन पे, कोई यूपीआई लिख देता है, कोई भीम लिख देता है। पागल हो जाएगा बेचारा एक्सबीआरएल देख देख के। तो एक्सबीआरएल ने बोला भाई तुम इंडियंस हो, मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, तुम इंडियंस हो, तुम लोग नहीं मानोगे अपने नाम लिखने से, तो मैं बताऊंगा तुमको कैसे लिखना है। तो एक्सबीआरएल, हमको ये एक्सबीआरएल की शीट है समझ लो, तो यहाँ पे वो लिख के दे दिया कि मेरे हिसाब से ना पापा को ना फादर बोलते हैं। तो कृपया करके आप पूरे भारत वाले लोगों के पास जितने भी जिनके पास भी पापा वाले फादर है, उनको यहाँ पर आप लिख दो करके। मतलब आपको मैं इस टर्म्स में बताती हूँ कि जैसे कि डेटर है तो ये बोल दे यहाँ पर डेटर आएगा। आप लोग उसको चाहे ट्रेड रिसीवेबल बोलो, चाहे बिल्स रिसीवेबल्स बोलो, चाहे उसको आप कुछ भी बोलो, जो बोलना है बोलो, बट हमारे यहाँ तो सिर्फ डेटर चलेगा। तो आपको डेटर वाले फॉर्मेट में लाके अमाउंट यहाँ लिख दो, बस मेरा काम खत्म, ठीक है गाइस। मैं आपको बहुत ज्यादा हिस्ट्री में और पूरा ऐसे मतलब समझाने की कोशिश की, आई होप आप लोग को आया होगा समझ में, ठीक है गाइस। तो टेक्सोनॉमी का मतलब ये होता है कि जो टेक्सोनॉमी होता है ना वो एक डिक्शनरी है, जो नाम बताती है, वो अपना स्पेसिफाइड टैग्स खुद बताती है कि इस टैग में ये लिखना है, और फिर हमको उसके अकॉर्डिंगली ना उस डाटा को वहां पर फिट करना होता है। हमारा काम सिर्फ लिखने का अमाउंट, और वो बताएगी कि ये है। अगर वो आपके में नहीं, समझ लो कि आपके बिजनेस में डेटा ही नहीं होते, तो आप जीरो लिख देना, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है कि जो टेक्सोनॉमी मीन्स XBRL एंड इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी होती है दैट रिपोर्ट बिजनेस डाटा एज पर अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली बता दी है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो डिक्शनरी है उसमें वर्ड्स है, और फिर XBRL जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी के सहारे से हमारी बातों को समझता है, ऐसा भी मान सकते हो आप। ठीक है। डिफरेंट टेक्सोनॉमी विल बी रिक्वायर्ड डिफरेंट बिजनेस रिपोर्टिंग, अलग अलग टाइप की टेक्सोनॉमी बनी है अलग अलग टाइप के बिजनेस के लिए। ठीक है। तो कुछ कुछ टेक्सोनॉमी है मैं आपको रीड करके सुना रही हूँ, एग्जाम में अगर कोई आ जाता है तो फिर अपन को ऐसे पूछता तो नहीं है डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन, बट अगर कोई नाम आ गया तो आप पहचान पाओ इसलिए बता रही हूँ। जैसे कि इंडियन बैंकिंग का अलग होता है, ब्राजील गैप, इंडोनेशिया, जापान, कनाडा जनरल टेक्सोनॉमी कंप्यूट्स, फिर यूएस टाटा, माइक्रोसॉफ्ट बोलती हूँ इसको। ठीक है। फिर मिक्स माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, और फिर RSC स्कोर बोर्ड, CSR टेक्सोनॉमी। नाम बस एक बार देख लो क्योंकि आ सकता है ना MCQs में इसमें से कौन सी टेक्सोनॉमी नहीं है। तो चार तीन ठुक तो रहेगी, तो आप देख रहे होगे नाम तो आसानी हो जाएगी। बहुत सारा तो जगह का नाम है, जैसे इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान, कैनेडियन। ठीक है, इतना तो शहर का नाम होगा। फिर जनरल टेक्सोनॉमी US टाटा, मैक्स और RSE। ठीक है। ये इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट क्वेश्चन इसमें से आता है कि यार देखो XBRL तो हो गया। XBRL मैं बता दी आपको क्या होता है, लैंग्वेज होता है। ठीक है, जो कि कन्वर्ट करता है हम अपनी भाषा में, फिर उसको हमारी भाषा से अपनी भाषा में और अपनी भाषा से हमारी भाषा में कन्वर्ट करके चीज़ों को इधर से उधर ले जाने में हेल्प करता है। तो लोग इसको समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब बड़े ही बेवकूफ लोग हैं, मतलब तुम इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मान लोगे। ये कोई आपको नाम से लग रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बट नहीं, लोगों को मानना है ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ये मिथ है। ठीक है। ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, ये गैप का ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर नहीं है, गैप को ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। ये कोई एक ही इंसान की टेक्नोलॉजी नहीं जिसको वो लाइसेंस करके आपको ऐसे बोल देगा कि यूज कर लो करके। ठीक है, मतलब ये कोई प्रोप्राइटरी नहीं है, मतलब अपन इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सबको यूज कर सकते हैं वैसे XBRL भी सबको यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल भी नहीं, कोई ये सब प्रोटोकॉल नहीं है ये। ठीक है। तो अपन इसको लर्न करते हैं, मैं पहले आपको एक्रोनिम बताऊंगी इसको लर्न करने का, फिर डिटेलिंग कर लेंगे अपन। ठीक है गाइस, तो देखो एक्रोनिम ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, और अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, गैप से बनाते हैं, तो गैप। और किसका बनाओगे, एक इंडिविजुअली को तो बनाओगे जो ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है। तो मैं फिर से आपको एक्रोनिम मतलब शॉर्टकट, सो दैट यू कैन लर्न एवरी वर्ड एंड यू कैन नॉट फॉरगेट द हेडिंग। ठीक है गाइस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम बनाते हैं चार्ट। चार्ट बनता है गैप के प्रिंसिपल के हिसाब से, एक इंडिविजुअल मतलब एक प्रोप्राइटर का जो कि ट्रांजेक्शन्स करता है। ठीक है, ये कहानी याद कर लो ताकि 5 पॉइंट वर्ड टू वर्ड आपको एग्जाम में लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेंगे डिट्टो छाप के आओगे तो। ऐसे तो थोड़ा सा है ट्रिकी, बट ठीक है, समझ जाओगे तो कुछ भी आसान डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चार्ट वाला बनाओगे गैप के हिसाब से एक प्रोप्राइटर का, तो ट्रांजेक्शन जो कि करता है, तो उसके पहले नोट लगाना मत भूल देना, नोट है सब। ठीक है। ठीक है, तो मैं अंदर अंदर का बता रही, देखो गाइस, इट इज नीडेड टू बी क्लैरिफाइड क्लैरिली अंडरस्टूड दैट XBRL डू नॉट रिप्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड which refer to progressive and regulated standards body। ठीक है। इट मेरी अ प्लेटफॉर्म, ये एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है, बेचारा प्लेटफॉर्म है, तुम उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दी, गजब करते हो यार मतलब। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में ध्यान देता है बेचारा। नेक्स्ट, इट इज नॉट अ डिटेल यूनिवर्सल चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर्मुलेशन, अ कंपनीज चार्ट ऑफ अकाउंट्स इन एक्सरसाइजेबल कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक बिजनेस। XBRL can facilitate the implementation of structure through its ability to transport data between disparate software application might be used for organization operational structure। ये बोल रहा है कि ये इसके पास एक एबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट करने की डाटा सॉफ्टवेयर से एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे जगह तक। ठीक है, ये काम का याद कर लेना, और ये कोई डिटेल्ड यूनिवर्सल चार्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, it is not provided a mechanism for facilitation build down of existing
मतलब इसका कोई भी ऐसा काम नहीं कि वो गैप से लोअर लेवल का हो कुछ या अपर लेवल या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो सिर्फ क्या करता है कि जो गैप में आप रिपोर्टिंग करते हो उसको सेम टू सेम भेजता है, और कुछ बेचारा करता तक नहीं है। जैसे कि आप पीडीएफ में डालते हो ना, पीडीएफ एमएस वर्ड में, वैसे ही एक्सबीआरएल एक फॉर्मेट है ना, कि वो आपका रूप रंग चेंज कर देगा, कुछ नहीं करेगा। जैसे अगर यहाँ पे ए और यहाँ जेड लिख के भेजो तो वो वापस जिसको मिलेगा वो ए और जेड ही लिखे रहेगा। बस वो फॉर्मेट चेंज होगा, जब ये जाते रहेगा रास्ते में फॉर्मेट चेंज होता है, वापस वो बेचारा ला के आपको उसी फुल फॉर्म में देगा। ठीक है। उसके बाद फिर एक्सबीआरएल इज नॉट प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, मतलब एक इंसान की नहीं है, ये फ्रीली लाइसेंस्ड है, लाइसेंस्ड रहती है और पब्लिक को अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक्सबीआरएल इज नॉट अ ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है। ये डिजाइन किया गया है जनरेशन के हिसाब से और यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, बिजनेस रिपोर्ट्स को अपन अच्छे से यूज कर पाए ताकि, और क्लासीफाई कर पाए हर लेवल ऑफ बिजनेस में, इसलिए इसको बनाया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक्सबीआरएल काम आता है। तो हम लोग को फीचर से पढ़ना था, मैं आपको पूरा ओवरऑल एक रिकॉल करवा दूं क्या, शुरू से करवा देती हूँ। देखो देखो जो एक्सबीआरएल है ना, वो एक रिपोर्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि बिजनेस रिपोर्टिंग है। ठीक है गाइस। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है इसमें ये दिया कि एक्सटेंडेबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज जो होती है ना, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, ये एक फैमिली है एक्सएमएल की। ठीक है, जो कम्युनिकेट करती है इन्फॉर्मेशन को बिजनेस और बिजनेस से दूसरे बिजनेस तक इंटरनेट के थ्रू। ठीक है गाइस, इसमें हम अकाउंटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मीनिंग इसका ये, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। ये फुल फॉर्म का जो आगे का अंदर का स्टोरी है वो। ठीक है, फिर डेफिनेशन हमने लर्न किया था। डेफिनेशन क्या है कि एक्सबीआरएल जो है ना, उसका एक स्टैंडर्डाइज बिजनेस है फॉर कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू एक्सप्रेस, रिपोर्ट और फाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय द कंपनी अंडर द एक्ट। ये एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, रिपोर्ट वगैरह कंपनीज की। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है एक्सएमएल जो था वो क्या, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि डॉक्यूमेंट कंटेन करता है स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन का। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि टेक्सोनॉमी एक डिक्शनरी होती है जिसमें बहुत सारे टेक्सोनॉमी मतलब एक डिक्शनरी होती है जिसमें बहुत सारे टैग्स अपन देते हैं, सारे जितने भी अपने टर्म्स रहते हैं उसको। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हमने पढ़ा था, इसको आप लिख सकते हैं। फिर हमने मिथ पढ़ा था कि क्या क्या एक्सबीआरएल नहीं है गाइस, इसका मैंने एक्रोनिम बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग चार्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं जो अपन गैप को सोच के बनाते हैं एक प्रोप्राइटर का हर ट्रांजेक्शन का। ठीक है गाइस, तो ये मिथ था। अब हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस फीचर्स पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो फीचर्स में क्या है, देखो कितने फीचर्स है, गिनती के 4 फीचर्स है। पूरा वर्ड टू वर्ड हमको लाना चाहिए। क्लियर डेफिनेशन, टेस्टेबल बिजनेस रूल्स, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है गाइस, तो देखो क्लियर डेफिनेशन, जो एक्सबीआरएल है ना वो हमको अलाउ करता है कि हम लोग क्रिएट कर सके और रीयूज कर सके डेफिनेशंस को, जो कि टेक्सोनॉमी है। ठीक है, मतलब ये टेक्सोनॉमी में आपको बहुत डिटेल में बताई थी, अगर आपको नहीं पता तो पिछले वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो जो एक्सबीआरएल ना वो टेक्सोनॉमी एक मतलब बनाता है खुद से, और उसके बाद फिर वो टैक्स अलॉट करके और उसके बाद फिर अपना बिजनेस रिपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो मैं कंटेंट आपको पढ़ के समझाती हूँ। ठीक है, देखो एक्सबीआरएल अलाउ टू क्रिएट एंड ऑफ रीयूज definitions called taxonomy which are captured the meaning contained in reporting terms used by the business report as well as the relationship between all terms। ठीक है गाइस, वही टेक्सोनॉमी के बारे में ही बताया है। ठीक है, टेक्सोनॉमी आर डेवलप्ड बाय रेगुलेटर्स, रेगुलेटर और एएस गवर्नमेंट एजेंसी ये सब मिलके टेक्सोनॉमी को बनाते हैं। और जितना टेक्सोनॉमी है वो लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा है, अपन अपने हिसाब से उसको सीमित करके रखे हैं। ठीक है, तो फिर ये क्लियर डेफिनेशन बताता है। पहले हेडिंग डालना क्लियर डेफिनेशन, फिर छाप देना टेक्सोनॉमी के बारे में अंदर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट द टैक्सेबल बिजनेस रूल्स। एक्सबीआरएल अलाउड टू क्रिएट अ बिजनेस रूल्स दैट कंस्ट्रेन व्हाट कैन बी रिपोर्टेड। ठीक है, तो ये एक्सबीआरएल हमको अलाउ करता है कि हम अपने बिजनेस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि क्या क्या रिपोर्ट करना है हमको। बिजनेस रूल लॉजिकली मैथमेटिकली दोनों हो सकते हैं। ये हमको ना गंदी क्वालिटी के इंफॉर्मेशन देने से बचाता है, एकदम मस्त क्वालिटी भेजता है ये इंफॉर्मेशन की। ठीक है, और सेंडर मतलब सेंड भी अच्छे से करता है और एक्सेप्ट भी वैसे ही करता है वो। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, आइडेंटिफाई और हाईलाइट करता है जो भी क्वेश्चनेबल इन्फॉर्मेशन रहती है उसको, और फिर क्रिएट करता है रेशियो एग्रीगेशन वैल्यूडेशन इन्फॉर्मेशन कुछ होता है तो। ठीक है गाइस,
फिर नेक्स्ट है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, मतलब इसमें बहुत सारी लैंग्वेज होती है यार, एक दो तीन नहीं है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है, ऑल ओवर वर्ल्ड में काम आती है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये। फिर स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट, इसको ना एक वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर जो रहते हैं वेंडर छोटे बड़े सब लोग मिलके इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। देन बेनिफिट्स, एक्सबीआरएल के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? तो एक्सबीआरएल के 7 बेनिफिट दिए हमको, हम लोग को पूरा लर्न करना है क्योंकि 8 मार्क्स का आएगा, तो जितने पॉइंट बुक में 7 है तो 7 ही तो लिखेंगे ना, तो इसलिए पूरा लर्न करेंगे अपन। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ एक्सबीआरएल, तो सबसे पहले ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग, जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये खुद से ना यूजर के बिजनेस का इंफॉर्मेशन को अनेबल करता है और एक्सचेंज करता है अपने आप में। ठीक है, आपको बस अमाउंट डालना होता है, बाकी सब चीज़ में ऑटोमेटिकली रहता है, टैक्स अलॉटेड रहता है, जो कि बहुत सारी गलतियों को अपन से बचाता है। ठीक है, उसके बाद फिर मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट। ठीक है गाइस, तो अगर आधा काम वो पहले से करके देगा तो ऑब्वियसली बात है एफिशिएंट तो होंगे ही अपन, और अपन को टैक्स वाइज अगर नंबर डालना है तो अपन एक्यूरेट भी होंगे, क्या सही नंबर डालना चाहिए करके, तो गलतियां होने की चांसेस ऐसी कम हो जाती है। फिर डाटा रिव्यू भी कर सकते हो आप इसमें, सॉफ्टवेयर जो रहता है ना ऑटोमेटिकली आपको वैलिडेट करके बताता है कि हाँ ये ठीक है कि नहीं करके, और प्रॉब्लम होती तो वो भी एग्जामिन करने में हमको हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद फिर इम्प्रूव्ड रिपोर्टिंग क्वालिटी, ये जो क्वालिटी रहती है ना अपनी डाटा की उसको और इम्प्रूव करके ही भेजता है वो। ठीक है, और एक इंटीग्रिटी और यूनिफॉर्मिटी तो मेंटेन करता ही है, इसके साथ साथ ना वो ट्रांसपेरेंसी भी कर देता है। ट्रांसपेरेंसी कैसे होता है कि ना देखो एक जैसा फॉर्मेट रहेगा और सबका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एकदम मस्त एग्जाम्पल देती हूँ, 100% रिलेट होगा। अभी जैसे कि अपनी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम लूगी बोलती है, ठीक है, तो आंसर शीट सबकी सेम दिखने वाली है उसमें, क्यों? क्योंकि फॉर्मेट बना हुआ रहेगा, अपन को सिर्फ अंदर में एंट्री करना है और अमाउंट डालना है, एंट्री करना है और अमाउंट डालना है। ठीक है गाइस, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ठीक है, सिर्फ अगर चेकर भी रहेगा, कोई ऐसे प्यून को भी बिठा दी, उसको बोल दी कि देख, ऐसा ये वाला आंसर जैसे रहेगा मैच कर लेना, अगर ठीक रहेगा तो मार्क्स देना, नहीं तो मत देना। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है उसमें चेकिंग करना भी, और इम्प्रूव हो जाती है क्वालिटी भी, अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। वही अगर रिटर्न एग्जाम लेंगे तो क्या होगा कि सब अपनी अपनी राइटिंग में लिखेंगे, अपने अपने फॉर्मेट में लिखेंगे, तो चेकर को थोड़ा क्वालिफाइड बैठाना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो अगर वो प्यून को बैठा देंगे तो वो नहीं चेक कर पाएगा आपका आंसर शीट। ठीक है, फिर इंटरचेंजेबल, जो इन्फॉर्मेशन है रिपोर्ट की उसको जो अपन प्रिपेयर करते हैं एक्सबीआरएल में वो इंटरचेंजेबल रहती है। ठीक है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो रहेगी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपन एक्सचेंज कर सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं, ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि आप नहीं कर सकते, पब्लिश भी कर सकते हैं आप आराम से, इधर से उधर कर सकते हैं। ठीक है, फिर कॉस्ट एंड टाइम से तो होता ही यार, कॉस्ट कैसे सेव होता है कि यार अपने को पीडीएफ वगैरह में डालना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा इनहेरेंटेड लिमिटेशन है उसकी। पर ये जो एक्सबीआरएल है ना वो खुद स्टोर करता है, खुद सेंड करता है, खुद रिसीव करता है, तो खुद सब कुछ करता है ना, तो अपने आप सारी क्वालिटी एकदम हाई रहती है, जिससे टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होता है। उसके बाद कॉस्ट सेविंग का मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकती हूँ कि यार अगर अपन हार्ड कॉपी फाइल्स रखेंगे तो उसको रखने के लिए अपन को वेयर हाउस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना यार, बहुत ज्यादा फाइल्स रहेगी तो रखना ही पड़ेगा कहीं पर। बट अगर पीडीएफ फॉर्म, पीडीएफ बोल रही हूँ, पीडीएफ में भी बहुत स्टोरेज लगती है, तो स्टोरेज भी अपन को बाई करना पड़ता है। बट अगर एसबीआर फॉर्मेट रखेंगे तो उसकी केबीज में आती है यार फाइल, तो एकदम केबी में हो जाती है फाइल्स, तो फिर स्टोरेज बहुत ईजी हो जाती है। फिर टैगिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, तो ये इसका है ही, एक्सबीआरएल तो खुद से ही टैग बनाता है और उसके खुद ट्रांजेक्शन को उसमें डालता है। ठीक है, तो इससे अपने आप रिपोर्ट बन जाती है, और ये ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट एक्सचेंज भी हो सकती है। ठीक है, उसके फिर पब्लिशिंग ऑफ रिपोर्ट कर सकते हैं अपन, टेस्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो बेस्ट सूट हो यूजर को उसके हिसाब से लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, और इससे हम लोग को कॉन्फिडेंस भी फील होगा, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड तरीका रहेगा एक काम करने का, एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहेगा तो अच्छा लगेगा ना। और याद रखना कि ये यूनिक टैक्स देती सबको। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यूजर्स में आ गया, अब अपन बहुत कम बच्चा अपना इंपॉर्टेंट पोर्शन, तो चलो जल्दी जल्दी यूजर्स पढ़ लेते हैं, कह सकते हैं कि लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एक्सबीआरएल के यूजर्स कौन कौन होते हैं? तो एक्सबीआरएल की यूजर्स कंपनीज होती है जो प्रोवाइड करती है हमको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, वेरियस स्टेक होल्डर्स को देना होता है उनको, और एक्यूरेट मूव करती है ये तो अपनी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, फिर एनपीओज हो गए, अकाउंटेंट हो गए, एनालिस्ट हो गए, और कौन हो गया, इन्वेस्टर हो गया, रेगुलेटरी बॉडीज हो गई जो कि फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज होती है। ठीक है, सेबी हो गई, बिजनेस रजिस्ट्रार हो गया, फिर गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, टैक्स एजेंसी हो गई, स्टैटिस्टिकल मनी पॉलिसी, और ये स्पेशलाइज्ड डाटा प्रोवाइडर्स। गाइस हम लोग को इसका ना नाम बस याद रखना है, अंदर में आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे भी इतना कुछ डिटेल में है नहीं, इजी इजी है, तो आप खुद से रीड कर लीजिएगा, मैं आपको फिर से नाम याद करा देती हूँ। देखो, कंपनी, एनपीओ, ऑडिटर, अकाउंटेंट, एनालिस्ट, इन्वेस्टर्स, और फिर फाइनेंस रेगुलेटर, सिक्योरिटी रेगुलेटर और बिजनेस रेगुलेटर, एक जैसा हो गया। फिर गवर्नमेंट हो गई, टैक्स हो गया, स्टैटिस्टिकल और स्पेशलिस्ट। ठीक है,
उसके बाद फिर ये भी बता देती हूँ आज की ही वीडियो में, मेरा पार्ट 3 में आने का मूड नहीं है। ठीक है, एक्सबीआरएल इंटरनेशनल जो रहता है ना, वो एक्सबीआरएल इंटरनेशनल आईएनसी के अंडर है। ठीक है, ग्लोबल नॉन प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 600 कंपनीज का वो है, एक साथ है ना, वो लोग एक साथ काम करते हैं। और ये लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे 7 to 22 ईयर से ये काम चल रहा है 5 जुरिक्शंस में। ठीक है, और इनका मेन कमिटी जो है वो कहाँ पर है, वो तो दिया नहीं कहाँ पर है। ठीक है, और बाकी हिस्ट्रीज आप खुद से पढ़ लीजिएगा, वैसे कुछ रिलेवेंट है नहीं उतना, बस आपको इतना याद रखना कि 600 अप्रोक्सीमेटली कंपनीज में काम कर रहा है और 60 कंट्रीज है जिसमें। ठीक है, और ये 7 से लेके 22 ईयर तक काम कर रहा है बस। उसके बाद फिर नेक्स्ट है एक्सबीआरएल इन इंडिया। इंडिया में क्या काम करता है ये, तो इंडिया में बहुत काम करता है। ये ग्लोबल इनिशिएटिव लिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्सबीआरएल है, वो बहुत 164 कंट्रीज में काम करता है। ठीक है, रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स को शेयर करता है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, आरबीआई वगैरह सब लोग एक्सबीआरएल फॉर्मेट में ही यूज करते हैं। जैसे कि देखो सैबी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, आरबीआई हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ये सारे लोग एक्सबीआरएल ही यूज करते हैं। ठीक है, 164 कंट्रीज। एक्सबीआरएल इन इंडिया जो है वो इसमें ही कवर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको अपन को प्रमोट करना चाहिए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो जाए। ठीक है, इसके रेगुलेटर्स ये लोग भी इसको हेल्प करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस पावर और एनबीएफसी। ठीक है, इनके लिए तो अलग से टैक्सोनॉमी भी बनी हुई है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री है इनके लिए अलग से टैक्सोनॉमी बनती है। उसके बाद फिर अडॉप्ट कैसे किया, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो भी अडॉप्ट किया है, आरबीआई ने अडॉप्ट किया है, सैबी ने किया है, सेम सेम लिखा है गाइस। ठीक है, फिर बाकी हिस्ट्री वगैरह दिया है, उतना ज़रूरी नहीं है, ये पॉइंट देख लेते हैं अपन कि जो कंपनी लिस्टेड है इन इंडिया उनको ये फॉलो करना ही है एक्सबीआर है। जिनका बिजनेस 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको भी करना है। जिनका टर्नओवर, ये पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है और ये टर्नओवर है 100 करोड़। ठीक है, उन सब लोग को एक्सबीआरएल फॉर्म को यूज़ करना ही है। ठीक है, 5 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, 100 करोड़ टर्नओवर। ठीक है गाइज, आप मैं यहीं पे वीडियो खत्म करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।